की अपनी जो विक्ट्री स्पीच है उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो जंगें खत्म करेंगे। आपके ख्याल में क्या कर सकते हैं वो यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए? और ये जो मिडिल ईस्ट का मामला है इसमें फ़लस्तीन के और इजराइल के दरमियान जो कशीदगी या लड़ाई या जंग है, इसमें तो पहले से उनकी जो तरफदारी है वो इजराइल की तरफ मालूम होती है, तो फिर क्या हो पाएगा? देखें, उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात से न सिर्फ अमरीकी अवाम को आगाह किया बल्कि दुनिया को भी आगाह किया, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है यूक्रेन वॉर में तकरीबन 80 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है। और ये जो है रवायती मिलिट्री पे नहीं खर्च हो रहे पैसे, ये अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, जो बाकी लोग हैं जो गैर रवायती अनासर हैं, उनके ज़रिए यूक्रेन की जंग के अंदर एक तरह से आप देख सकते थे कि जंगी जो तवील मुद्दत जो जंग है वो यूरोप में आपको देखने में नज़र आती थी, और इसका खमियाजा डायरेक्टली अमेरिकन टैक्स पेयर्स के ज़रिए जो है वो पूरा किया जा रहा था। दूसरी तरफ जो दूसरी जंग है, जो इजरायली की जंग है, उसके अंदर तकरीबन $22 बिलियन अमेरिका के जो है दिफाई अखराजात में से उनकी मदद के तौर के ऊपर जो है उनको दिए जा रहे थे। जाहिर है ये तमाम आप एक अगर इसको आप गौर करते हैं तो तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है आप जो है जंगी अखराजात में ये पैसे खर्च हो रहे थे। अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि जब भी किसी मुल्क को किसी भी किस्म का इक्तिसादी चैलेंज होता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होती हैं, या वो जंग करें, या वो फिस्कल और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर करें, या उनके अंदर एक इंटरनल रेवोल्यूशन आए। अमेरिका ने जंगे करके देख ली लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनली जो अमेरिकन इकॉनमी को बूस्ट मिलना था वो नहीं मिला, बल्कि ये तमाम जंग का जो तमाम मैकेनिज्म है वो सारा का सारा अमेरिकन और अमेरिकन अवाम को उठाना पड़ा। दूसरा मसला ये था कि जो अमेरिका का असर रसूख था बैनुल अक़वामी सिस्टम में, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा। पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में बिलख़ुसूस मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के बावजूद इसराइल के लिए दुनिया में वो कंसेंसस बिल्ड नहीं कर सका, बल्कि उसका एक इम्पैक्ट जो है अमेरिका के अंदर भी नज़र आया, जहाँ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी सिविल लिबर्टीज़ के लिए जंग लड़ते हुए नज़र आए। बहुत सारे लोगों ने जेलें काटी, और उससे भी बढ़ के जिसको कहते हैं फ्री अमेरिका, जो फ्री डेमोक्रेसी, वो सब कुछ चैलेंज हुआ। ये एक तरफ हुआ पॉलिटिकल सिक्योरिटी मैप के ऊपर, और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो बाहर निकली वो थी जो सैंक्शंस अप्रोच थी अमेरिका की, वो डी डॉलराइजेशन, जिसमें ब्रिक्स आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे निकलता हुआ नजर आया, जहां उन्होंने कहा जी हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। 159 ममालिक जो हैं इस वक्त ब्रिक्स के जो है एक तरह उसमें शमूलियत अख्तियार करने के ना सिर्फ ख्वाहिश हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स का जो है फ्रेमवर्क अख्तियार करेंगे। इसी तरह जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर भी जो यूरोप को जो फ़ायदा होना था वो नुकसान में तब्दील हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एम्फेसिस था कि युआन में या रूबल में या इन तमाम चीज़ों में जो बाकी करेंसीज़ हैं उन करेंसीज़ में जो है तजारत की जाए, क्योंकि ये पहले तमाम एक ही लिंकेज में थे वो डॉलर में। जब डॉलर की गारंटी ख़त्म हुई है तो ये सारी की सारी आपके पास डी डॉलराइजेशन ड्राइव हुई है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिकन इकॉनमी पे पड़ा है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमेरिका की जो एक तरह से आप कह सकते हैं यूनिपोलर जो मूवमेंट है उस पर पड़ा है। ज़ाहिर है ट्रंप ने ये तमाम चीज़ें जो है ना सिर्फ वाज़ेह की अपनी वोटर्स को, बल्कि ये भी कहा कि वो दोबारा जो फोकस है अमेरिका के अंदर लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप करेंगे, हेल्थ केयर को ठीक करेंगे, इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर एक वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, और सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि जितनी बैरूनी जंगें इनको ख़त्म करेंगे और अमेरिकन अवाम की को सर फहरिस्त रखेंगे। सही है, मगर डॉक्टर साहब ये जंगें ख़त्म करेंगे कैसे? ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से वो तो अपनी जो मुखालिफ उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो यहूदियों की मुखालिफ हैं, और जवाब में उनको वाज़ेह करना पड़ा कि नहीं वो मुखालिफ नहीं है। अमेरिका की इसराइल के साथ एक ज़ाहिर एक वाज़ेह पॉलिसी भी है और एक हिकमत अमली भी रही है, तो क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि वो इसराइल पर दबाव डाल सके और असर रसूख इस्तेमाल कर सके इस जंग के ख़ात्मे के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, उन्होंने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया पेंसिल्वेनिया में, और जो पेंसिल्वेनिया उनकी सबसे बड़ी विन है, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे लेके आएंगे तो मैं यहूदियों की बका की जंग लड़ूंगा, क्योंकि अगर इसराइल ये जंग लड़ता है तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा, सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो हिकमत अमली इसराइल अख्तियार किए हुए है वो इस तरह इसराइल चला नहीं सकता। देखिए, हर जंग जो है वो इकॉनमी पे चलती है, हर जंग जो है वेपनरी पे चलती है। अगर आप इक़्तिसादी मद में ये जो $22 बिलियन मैंने जिनका
आपको मतलब अभी मतलब जो बयान किए थे, वो $22 बिलियन अमेरिकन वेपनरी के तौर के ऊपर एक कॉन्स्टेंट वेपन ब्रिज के तौर पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को मिल रही थी। यानी कि वो अमेरिकन अमदाद के तौर के ऊपर इसराइल को दी जा रही थी, जो मुसलसल $22 बिलियन जो हैं, जो जितने अरसा जो भी IDF ऑपरेशंस हुए हैं उसके लिए रोज़ाना 24 घंटे, जिसमें बरतानिया और अमेरिका के जो दफाई जहाज़ हैं वो ये वेपन्स वहाँ के देते रहे। सो अगर कल अमेरिका ये फैसला करता है कि वो हथियार नहीं देगा या सैंक्शंस अप्रोच डालेगा या नॉन टेरर बैरियर इस्तेमाल करेगा, जैसे उन्होंने हमारे साथ 1965 में किया या 1971 में किया, तो क्या होगा? जाहिर है कि जो लोग जंग प्लान कर रहे हैं उनके लिए खाली हथियार तो नहीं लड़ेंगे अगर पीछे उनके पास गोला बारूद या बाकी चीज़ें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर अमेरिकन रसूख निकलता है तो इसराइल के लिए मुश्किलात होंगी। और तीसरी बात यह कि इसके अंदर भी जो जूइश लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो भी डिवाइडेड है। वो समझते हैं कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसराइली मसले को और इसराइली जो सोल्यूशन है उसको ढूंढने की कोशिश की है, वो गलत है, क्योंकि वो ना तो इसमें कामयाब हुए हैं बल्कि उससे ज़्यादा वेपनाइजेशन हुई है। उससे जो है लेबनान, सीरिया, ईरान, फ़लस्तीन, मतलब ये तमाम चीज़ें मुतहरक हुई हैं। मशरक़ वस्ता में जो अमेरिका की 75 साल की पॉलिसी है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे से ना सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, कहीं एक तरफ मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, तो एक तरह से जो तमाम प्लान ऑर्केस्ट्रेटेड था वो सारा इफेक्ट हुआ है। फिर आइसिस के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा वजन दिया हुआ था एक अमेरिकन खारजा पॉलिसी के अंदर कि जी अगर आइसिस होगा तो जिसकी वजह से मशरक़ वस्ता जो है डिवाइडेड रहेगा, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये आपस में लड़ेंगे शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर, वो सारी चीज़ें सेट असाइड हुई हैं। अगर दोनों जो मेजर प्लेयर्स हैं वो एक तरह से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो जाहिर है फिर ये वेस्ट वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड जो पोजीशन आती है तो वो जाहिर है टेनेबल नहीं है और ना ही वो कंट्रोलेबल है। यही वजह है कि ट्रंप ने जूइश लॉबी को भी एड्रेस किया है, इसराइल को भी किया है, और वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़े तरीके से इसराइली जंग के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर मोनी साहब, ये बताइए कि ये जो नताए सामने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बन जाना, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान के हालात, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा इसका? देखिए इसमें यकीनी तौर पे पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है ट्रंप का जो है वाइट हाउस में आना, क्योंकि ट्रंप की जो तरजीहात हैं वो बड़ी हद तक अमेरिका फोकस्ड हैं। वो गैर ज़रूरी जंगों में नहीं जाना चाहते, वो गैर ज़रूरी मुकाबले में नहीं जाना चाहते। उनका ख्याल है कि अगर किसी भी मुल्क पे असरअंदाज करना है या असर डालना है तो उसका बेहतरीन तरीका तजारत है। इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी जो बुनियादी रग है या बुनियादी फोकस है वो क्या है? वो यही है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी मौके खुलें, आप चाहते हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान आप अपने इक्तिसादी रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकें, सिक्योरिटी रिलेशनशिप को नहीं। अगर आप ये बैलेंस करते हैं तो यकीनी तौर पर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो आपको पाकिस्तान में देखने में नजर आ रहे हैं उसमें नुमाया कमी आएगी, क्योंकि जब बैनुल अक़वामी तजारत के अंदर आप हिस्सेदार बन जाते हैं तो फिर बहुत सारे ममालिक और बहुत सारी जो इंटरेस्ट हैं तजारती इंटरेस्ट वो लोगों के इफेक्ट होते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे जो गैर रवायती अनासर जिनको शह मिल रही है, जैसे हिंदुस्तान दे रहा है या कोई और दे रहा है, तो उनके लिए वो एक्सेस जो है कॉस्ट के बगैर नहीं होती है। तो ये बेहतर है हमारे लिए। हाँ, इसका एक मनफी असर ज़रूर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो यकीनी तौर पे अमेरिकन मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है वो हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वेपनरी जो होती है वो नॉन प्रोडक्टिव होती है। सो ये अब डिपेंड करेगा कि हिंदुस्तान कितनी हद तक DTTI, कमकासा, लीमा, जो भी उन्होंने माहिदे किए थे STA-1 उनको कितनी हद तक पूरा करते हैं और कितनी हद तक US के अंदर उनके डिफेंस सेक्टर को जिंदा करने में कामयाब होते हैं। डेमोक्रेट्स के नीचे तो वो सिर्फ अपने IT सेक्टर को देखते रहे। हमने सुना था जी फेसबुक, व्हाट्सएप, सारा कुछ जो है हिंदुस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान ने IT सेक्टर के ऊपर होल्ड किया हुआ था। इस वक्त आपको एलॉन मस्क नजर आ रहे हैं, इस वक्त आपके पास और एक्टर्स नजर आ रहे हैं जिनका प्राइमरी फोकस ये है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन सनत को उजागर किया जाए, अमेरिका के लिए ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढे जाए, अमेरिका की जो डी-डॉलराइजेशन ड्राइव है उसको रिवर्स किया जाए। मगर डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की ज़रूरत तो है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, और इस वक्त भी जो वॉल्यूम है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड का, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 5वां हिस्सा जो है वो अमेरिका को जाता है। लेकिन क्या अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ ये जो बिजनेस रिलेशनशिप है या ट्रेड है इसको बढ़ाना चाहेगा, और आपके ख्याल में कितनी दिलचस्पी होगी ट्रंप को पाकिस्तान के साथ इस नौयत के रिलेशनशिप को डेवलप करने की? देखिए वो एक
एक तरह से बुनियादी तौर पे एक जो है तजारती एक्सपर्ट हैं। सो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ अपने तजारती मामला ठीक रखें। वो चाहेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाएं। वो चाहेंगे कि चीन के साथ उनके तजारती ताल्लुकात चलते रहें। वो चाहेंगे कि रूस के साथ उनके तजारती ताल्लुकात चलते रहें। और इन तमाम जगहों को अगर आप गौर से देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो नुमाया है। तो इसलिए यहाँ उनके लिए एक नई मार्केट अपॉर्चुनिटी है, एक नया एक्सेस है, और वो यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद पड़ता हो तो जो अमेरिकन अफवाज का इनखला है वो भी उन्होंने इसी वजह से किया था, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिकन फ़ौजें और अफवाज बिलखसूस दुनिया में बहुत सारी गैर ज़रूरी जंगें लड़ रही हैं, जिससे गैर ज़रूरी जो है अमरीकी खून का नुकसान हो रहा है, अमरीकी जान का, अमरीकी माल का। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन जंगों से जो इक़्तिसादी चैलेंज है अमरीका के अंदर वो ख़त्म नहीं हो सकता, जो लोगों की मुश्किलात हैं वहाँ ख़त्म नहीं हो सकती। यही वजह है कि सेंट्रल अमेरिका से लेके जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें उनको एक वाज़ेह मेजॉरिटी मिली है। अमरीका के पॉइंट ऑफ व्यू से 51.2% मिलना, 52% मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है अमरीका के अंदर, जहां हर एक वोट रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है कि कुछ वोट्स जो हैं टूटे हैं, जो नए वोटर्स हैं उन्होंने डेमोक्रेट्स को टोटली जो है एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि जो उनके बाकी जो हाउसेस हैं, जैसे आप ये देख लें सेनेट हो गया, उनकी पार्लियामेंट के अलावा उनकी जो सुप्रीम कोर्ट होगी, उन सब के अंदर रिपब्लिकन्स का जो है इस वक्त जोर भी है और उनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये कि ये आम प्रेसिडेंट नहीं होंगे, एक वेरी स्ट्रॉन्ग यूएस प्रेसिडेंट के तौर पे उभरेंगे कम से कम अगले 2 सालों के लिए। और इससे जो बड़ी बात है जो निकली है वो ये है कि ये पहली दफ़ा मेरे एक मैं छोटी सी बात कहूँगी, पहली दफ़ा जो चीज़ निकली उभर के वो ये है कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स जो हैं वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं, इशू स्पेसिफिक नहीं। सही है। तो डॉक्टर साहब, हमने पिछले 5 साल में 4 साल में देखा बाइडेन इंतज़ामिया ने जनूबी एशिया में इंडिया को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी और उसकी तरफ काफ़ी रुझान रहा बाइडेन इंतज़ामिया का। अब आप कोई तब्दीली देखती हैं, मुतवक्के है कि ट्रंप इंतज़ामिया इसको न्यूट्रलाइज करेगी? देखिए, इंडिया उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उनका हरावल दस्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। फ़र्क इन दोनों में दरमियान में क्या है? फ़र्क ये है कि जब डेमोक्रेट्स होते हैं तो वो अपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ज़रिए काम करते हैं, यानी कि आईटी सेक्टर की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन काम करेगी, वो चाहेंगे कि वो आके यहाँ काम करें। कल्चरल एंटरटेनमेंट जो है, हॉलीवुड आपको बहुत काम करता हुआ नजर आएगा जब डेमोक्रेट्स होंगे। कल्चरल एक्सचेंजेस, इस किस्म की जो चीज़ें, यानी कि वो सेक्टर्स जिनसे जो उनके सपोर्ट ग्रुप है उनको फ़ायदा हो। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ उस वक्त काम करती हैं अगर आपके पास एक मजबूत इकॉनमी हो,